अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, केवल प्रथम बार ही मतदान कर सकते हैं, कार्रवाई के दौरान बोल सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को आपको चुनना है। इनमें से क्या हो जाएगा सही? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हो रही है। देखो, चाहे हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें या हम राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष की बात करें, आर्टिकल 96 आर्टिकल 96 में लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित है, लोकसभा संबंधित है, और आर्टिकल 181 में विधानसभा संबंधित है। ठीक, इसके अनुसार क्या होता है कि यदि सदन के अध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा भाई। ठीक है, अगर विचाराधीन है आर्टिकल 96 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को, और आर्टिकल 181 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, अगर उसके हटाने का प्रस्ताव है तो वो बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ये बात गलत है, लेकिन वो प्रथम बार मतदान दे सकता है। लेकिन जब अगर मान लो मतदान टाई हो जाए, यानी कि टाई हो जाए, तो वो तब नहीं देगा। बात को ध्यान देना भाई। और वो बोल भी सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। एक इसका गलत है, यानी कि 2 और 3 इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, बात ध्यान देना है भाई। प्रथम बार तो दे सकता है, लेकिन अगर मान लो कि टाई हो जाए भाई, बराबर बराबर मत हो जाए, तो फिर वो मतदान नहीं करेगा। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 3, निम्नलिखित मामलों पर विचार करें। केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ है, शंकरी प्रसाद है, मिनर्वा मिल्स मामला। इन मामलों का सही कालक्रम आपको बताना भाई, सही समय यानी प्रारंभिक से नवीनतम बताना है। केशवानंद भारती मामला 1973 में कई बार बता चुका हूँ, शंकरी प्रसाद मामला 1951 में हो जाएगा, और गोलकनाथ 1967 हो जाएगा, और मिनर्वा मिल्स 1980 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या 3 आएगा, 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद आ जाएगा 4, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक भैया, इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी है? अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि न्यायालयों को संसद की कार्रवाई की जांच करने की अनुमति नहीं है? यानी कि जो न्यायालय है वो संसद की कार्रवाई की जांच नहीं कर सकता है। किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी इसका आर्टिकल 122 में। ठीक है, भारतीय न्यायालय के अनुच्छेद 122 में, अगर हम यहीं पर राज्यों की बात करें भाई, राज्य में हो जाएगा आर्टिकल 212। ठीक, आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212 में यह प्रावधान है कि न्यायालय को क्रमशः संसद, यानी कि आर्टिकल 122 में संसद और आर्टिकल 212 में हो जाएगा राज्यों को विधान मंडल। ठीक है, विधानमंडलों की कार्रवाई की जांच करने की अनुमति नहीं है। यह गारंटी देता है कि न्यायपालिका विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी जो न्यायपालिका हमारी है वो विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212 में इसका प्रावधान है। आर्टिकल 122 में संसद है और आर्टिकल 212 विधानमंडल से संबंधित है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 5, अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अच्छा, बात तो एकदम सही है। इसका बल और प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होगा। ये भी बात सही है कि जो भी अध्यादेश आएगा वो संसद के जो नियम कानून बनाए जाते हैं संसद के, वैसे ही वो अधिनियम यानी कि माने जाएंगे। एक बार अध्यादेश पारित हो जाने पर संसद के दोनों सदनों उसे अस्वीकृत नहीं कर सकते। नहीं भाई, अस्वीकृत कर सकते हैं, ये बात इसकी गलत है। आपको सही कथन बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भैया? इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अध्यादेश तभी ले लाया जाएगा जब मान लो संसद संसद का या तो एक सत्र चल रहा हो या तो दोनों सत्र न चल रहे हो। ठीक है, या तो ऐसे मान लो कि अगर कोई बिल बनता है, कानून बनता है, तो दोनों सत्र से ही बनता है, तो या तो एक सत्र चल रहा हो फिर भी ला सकते हैं, या तो दोनों सत्र ना चल रहे हो तो भी ला जा सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर है 6, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों को संबंधित है? इनमें से मिजोरम से संबंधित कौन सा हो जाएगा सही आंसर? ठीक, मिजोरम राज्य से। तो 371 का जो जी है ये
मिजोरम राज्य से संबंधित है। किससे भाई? मिजोरम राज्य से संबंधित है, ये पर आपको ध्यान देना। अगर हम एफ की बात करें 371 की एफ की बात करें, इसमें भाई किस राज्य संबंधित है? ये सिक्किम राज्य के लिए विशेष उपबंध करता है, सिक्किम राज्य के लिए आर्टिकल 371 का एफ। अगर बी की बात कर लो भाई, असम राज्य से संबंधित है, असम राज्य विशेष राज्य से संबंधित है भाई, 371 का बी हो जाएगा। और जो 371 है इसमें ये कहा गया भाई, ठीक है, 371 के बहुत सारे भाग हैं। जैसे 371 में जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात विशेष राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित हो जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य, इसको भी आपको ध्यान देना है। अगर हम यहीं पर 371 का एक की बात करें, इसमें नागालैंड, नागालैंड के राज्य के बारे में विशेष कुछ प्रावधान दिए गए हैं। 371 के हम सी की बात करें भैया, अगर हम 371 के सी की बात करेंगे तो यहाँ पर मणिपुर राज्य, कौन सा राज्य है? मणिपुर राज्य से कुछ विशेष उपबंध रखता है 371 का सी। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 7। शक्ति विभाजन से उत्पन्न विवाद को निम्नलिखित में किसके द्वारा उठाया जा सकता है? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या बी और सी दोनों? शक्ति विभाजन से उत्पन्न विवाद को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उठाया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। जिन्होंने आंसर डी दिया है वो लोग सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 8। जनहित समूहों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जनहित समूह है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अनुभागी हित समूह या प्रमोशनल ग्रुप या व्यापक उद्देश्य समूह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जनहित समूहों, जनहित जो जनहित होते हुए इसको प्रमोशनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसे प्रचारात्मक समूह भी कहते हैं। क्या? प्रचारात्मक समूह यानी कि प्रमोशनल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बहुदलीय प्रणाली में विभिन्न दल गठबंधन बनाकर सरकार बनाते हैं। बात एकदम सत्य है, मगर अगर मान लो कि कोई एक ही दल को अगर यानी कि सरकार बना रहे हैं, नहीं उतने अब उसको मत मिले हैं तो वो भाई यानी कि सीट मिली है तो वो गठबंधन सरकार बना सकता है। ये बात एकदम सत्य है। भारत में बहुदलीय प्रणाली केवल सामाजिक विविधता के कारण विकसित हुई है। भाई ये बात क्या है? गलत भी। केवल शब्द तो नेगेटिव हो जाएगा, ये बात गलत है। केवल सामाजिक विविधता से नहीं है, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। जब बहुदलीय प्रणाली में कई पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ आती है तो उसे मोर्चा या फ्रंट बनता है। ये भी बात सत्य है। आपको सत्य कथन बताना था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 का हो जाएगा ए आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर है 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1949 को हुई थी। क्या संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद बने थे ना। ये जो हुई थी 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, ना कि 1949 को। ये बात गलत है, आपको सही कथन यहाँ पर बताना है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया था। नहीं भाई, उसका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था उनके, ये बात एकदम गलत है। तो दोनों ही बातें गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना गया था, ना कि प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 11। नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? डीपीएसपी के बारे में आपको गलत बताना है। यह सामाजिक और आर्थिक न्याय पर केंद्रित है। बात एकदम सत्य है। ये वे न्यायोचित है भाई, नहीं न्यायोचित नहीं, ये बात एकदम गलत है भाई। क्यों गलत है? ये गलत है भाई। अगर यहाँ मूल अधिकार जो होते हैं वो न्यायोचित है, लेकिन ये नहीं, ये बात इसकी गलत है। ठीक है, बाकी ये बातें क्या है? सत्य है। बी क्यों गलत है? क्योंकि देखो, राज्य के नीति सिद्धांत जो है वो गैर न्याय संगत है, जिसका अर्थ है कि यदि सरकार
किसी विशेष दिशा निर्देश को लागू नहीं करती है तो हम अदालत से अनुरोध नहीं कर सकते हैं कि वह सरकार को उसे नीति को लागू करने का निर्देश दे। ओके भैया, चलो अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 12। समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समानता के अधिकार के संबंध में आपको सही कथन बताना है, सही कथन बताना भाई। समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत है, आर्टिकल 17 इसमें दिया गया है, आर्टिकल 17। यह धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। ठीक है, ये दोनों बातें क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर ए और बी, इसलिए इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट नंबर 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का संबंध निम्न में से किससे है? प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, इसमें ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको संसद के नियम द्वारा बनाया गया है, ये हमारे संविधान के किसी आर्टिकल में इसका प्रावधान नहीं है। प्रश्न नंबर 13 में जाएगा चुनाव आयोग। आर्टिकल 324 का संबंध चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है नंबर है 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिस नेता को बहुमत का समर्थन प्राप्त हो उसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक, बात एकदम सत्य है भाई। राष्ट्रपति यह निर्णय लेता है कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होंगे तथा मंत्रियों के पद और विभाग आवंटित करते हैं। नहीं, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री निर्णय लेता है, ना कि राष्ट्रपति लेता है। प्रधानमंत्री निर्णय लेता है कि ये हम किसको किस मंत्री बनाएंगे और कौन सा विभाग उसको हम आवंटित करेंगे। प्रधानमंत्री के इस्तीफे से मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, ये भी बात सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दल बदल आर्टिकल हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन है दल बदल से संबंधित। ठीक है, कब लाए? 1985 में। 1985 में किस अनुसूची से? 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान है। ये भी बात आपको ध्यान देना, 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आजादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या भारत की आजादी के लिए भैया डिकी बर्ड प्लान तैयार किया है? आपको सत्य कथन बताना है, ये बात एकदम सत्य है। लॉर्ड माउंटबेटन ने डिकी बर्ड प्लान को जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया। नहीं भाई, ये बात गलत है। तुरंत स्वीकार नहीं किए थे जवाहरलाल नेहरू, ये बात गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। शिवाजी के सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिवाजी ने अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त किया था। क्या शिवाजी अपने 2 भागों में विभक्त किया था? आपको असत्य कथन बताना है। क्या? ये बात एकदम सही है। शिवाजी ने नौसेना की भी स्थापना की। क्या शिवाजी ने नौसेना की स्थापना की थी? ठीक है, बिल्कुल बात सही है। महिला सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थी। ठीक, ये बात गलत है भाई। सर ए नौबत संपूर्ण घुड़सवारी सेना का प्रधान होता था, ये बात सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी सिर्फ गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी ये सभी सही हो जाएंगे। ठीक, तो शिवाजी के भाई सैनिक के 2 भाग में बरगीर और सिलेदार। कौन कौन थे भाई? नाम क्या था? बरगीर, ये पहला नंबर बरगीर हो जाएगा, और दूसरा हम लोग बात कर ले तो सिलेदार। ठीक है, हम्म, ठीक। शिवाजी के जो शाही घुड़सवार थे उन सैनिकों को पागा कहते थे। क्या कहते थे भाई? पागा। शाही घुड़सवार जो सैनिक थे उनको पागा के नाम से जाना जाता था। शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी थे, लेकिन उनकी सेना में स्त्रियों के लिए कोई भाई मुस्लिम मुस्लिम सैनिक तो थे, लेकिन स्त्रियों के लिए
कोई स्थान नहीं था। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना, ठीक है। गावली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे। गावली एक पहाड़ी लड़ाकू जाति थे। जो अंगरक्षक थे वो गावली सैनिक थे। कौन से? गावली सैनिक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर टॉमस रो नामक एक अंग्रेज 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में अकबर के दरबार में आया था। क्या 1615 में अकबर था? 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से फरमान प्राप्त 500 पगौड़े यानी पगौड़ वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज या व्यक्ति यानी कि जॉन मंडल था, वह 1599 में भारत आया था। सत्य कथन आपको बताना है, इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। क्यों? क्योंकि 1615 में भाई कौन थे भाई? 1615 में जहांगीर था, ना कि अकबर था, ठीक। तो 2 और 3 क्या है इसका सही ऑप्शन नंबर, इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिन्होंने आंसर बी दिया है वो लोग सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। प्रश्न नंबर है 19 को आपको सही मिलान करना है। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली इधर है आपके, और इनके वास्तुकार। बंबई कौन है बताएं? बंबई के, बंबई के गैरन गियार हो जाएगा। कलकत्ता जॉब चार्नक है। मद्रास फ्रांसिस डे है। और दिल्ली एडवन लुटियस, यानी कि ये सभी सामने सामने है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर करेक्ट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। वायसराय लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में कौन सी घटना घटी? वायसराय लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में कौन सी घटना घटी थी? इसके कार्यकाल में 1919 का रोलेट एक्ट वापस ले लिया। इसके कार्यकाल में केरल में मोपला विद्रोह हुआ। 1923 ईस्वी में कार्यकाल में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षाएं इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों पर की गई। इनमें से आपको बताना है क्या हो जाएगा सही आंसर। देखो, जो लॉर्ड रीडिंग कार्यकाल था वो 1919 से लेकर 1919 से सॉरी 1921 से लेकर 1921 से लेकर 1926 तक था, ठीक है, इसका जो कार्यकाल था, ठीक। तो इसका जो हो जाएगा भाई प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो तीनों बातें हैं इसकी, तीनों बातें हैं इसके कार्यकाल में घटना घटी है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी आंसर हो जाएगा सही आंसर, ठीक। इसी के समय एक और पॉइंट ध्यान देना, 1923 में जो है वो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसी के समय में प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1921 में भारत की यात्रा की थी। प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी इसी के समय। और इसी के समय में चौरी चौरा घटना भी हुई थी 5 फरवरी 1924 को गोरखपुर के चौचौरी नामक स्थान पर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारतीय व्यापार और समाज का व्यापक चित्र लिखा है? किस पुर्तगाली के द्वारा? ए, बी, सी या डी, ठीक है। तो हुआर्टे बारबोसा ने भारतीय समाज के बारे में लिखा है। जो दक्षिण भारतीय व्यापार और समाज का व्यापक चित्र लिखा है वो डुआर्डे बारबोसा है। ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है नंबर 22। अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतरिम सरकार के संबंध में आपको विचार करना। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनमें 11 सहयोगी के साथ साथ 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। आपको असत्य कथन बताना है कि यह बात एकदम सत्य है। आरंभ में मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल नहीं हुए थे, परंतु वायसराय के प्रयासों से वह 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल हुए। या 26 अक्टूबर 1946 सरकार में शामिल हुए थे, ठीक है। ये भी बात एकदम सत्य है। इस सरकार में मुस्लिम लीग के 7 सदस्य शामिल हुए थे। इनमें से आप लोग क्या आंसर दिए? 7 नहीं भैया, 5 मेंबर शामिल हुए थे, ना कि 7। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? 3 गलत है, गलत ही आंसर बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सी आंसर। 5 भैया कौन 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 से थे?
लियाकत अली थे, और गजनफर अली, चंद्रीगर, अब्दुल और खनिस्तर और योगेंद्र नाथ मंडल, यानी कि 5 ये मेंबर थे, ना कि 7 में। तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23। अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव के संबंध में आपको विचार करना है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए वायसराय नीतियों ने इस प्रस्ताव को लाया था। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को। बात एकदम सत्य है भाई। इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि युद्ध समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की जाएगी। ये भी बात सत्य है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत के लिए नए संविधान का निर्माण में मुक्त भारतीयों का उत्तरदायित्व होगा। ये भी बात सत्य है। तो तीनों बातें इसकी हैं, सही बातें। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है नंबर 24। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए नियुक्त जांच कमीशन का प्रमुख किसे बनाया गया? टी विकेंडन को, या लॉर्ड माउंटबेटन है, या टी एस कटारिया, या माइक वान। ठीक है, तो टी विकेंडन ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। टी विकेंडन को बनाया गया था। इसने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो 29 नवंबर 1943 को रिपोर्ट सौंपी थी। 29 नवंबर 1943 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसको भी आपको ध्यान देना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25। सर्कुलर ए आजादी अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? सर्कुलर ए आजादी अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो रामनाथ पुरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा सही आंसर। 1907 ईस्वी में रामनाथ पुरी ने सर्कुलर ए आजादी नामक अखबार का प्रकाशन किया था। कब? 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी में किया गया। ठीक है, जो तारकनाथ थे भी, तारकनाथ भी अगली बार पूछे गए हैं। फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन, फ्री हिंदुस्तान का इन्होंने प्रकाशन किया था। फ्री हिंदुस्तान। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है नंबर है 26। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोप खाने का नेतृत्व किसने किया था? 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तोप खाने का नेतृत्व किसने किया था? तो उस्ताद अली और मुस्तफा खान ने। किसने किया था भाई? उस्ताद अली और मुस्तफा खान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। और फिर आगे चलकर 1556 में दूसरा युद्ध होता है। फिर 1761 में तीसरा युद्ध होता है पानीपत। ठीक है, जो दूसरा युद्ध होता है वो अकबर और हेम के मध्य में हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब तृतीय युद्ध बता दो भाई, किन के बीच हुआ था, इसका भी आपको कमेंट कर देना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27। इस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? कर्नाटक है, असम है, कश्मीर है, मध्य प्रदेश है। भूमिगत गड्ढों में कहा तो हो जाएगा इसका कश्मीर हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कश्मीर से तो बुर्जहोम, गुपकराल, झेलम नदी घाटी तथा स्वात घाटी के लोबनर तथा कलाको धीरे में नव पाषाण स्तर से आवासीय क्षेत्र में बनाए गए गड्ढों की प्राप्ति होती है। तो बुर्जहोम और गुपकराल ध्यान देना, ये दोनों ही जो है वो नव पाषाण संबंधित स्थल है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राजत्व की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय में। यही हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर सही। ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राज्य से संबंधित आरंभिक जो आख्यान है वो ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 29। किस प्रमुख शिलालेख में अशोक के धम्म का वर्णन है? ठीक है, अशोक के धम्म का जो वर्णन है वो बृहद शिलालेख 11 में। कहां पर है? बृहद शिलालेख 11 में है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है लास्ट है नंबर है 30। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहां स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने जो पहली फैक्ट्री वो
कालीकट में ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, कालीकट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये थे आज के महत्वपूर्ण 3 प्रश्न। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।